हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023 के बारे में, जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक की सभी समसामयिकी घटनाओं का संकलन है। इसमें अभी तक हमने राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा फोर्थ नंबर का परिदृश्य है, वैज्ञानिक परिदृश्य, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम, जिसमें रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी अद्यतन घटनाक्रम के बारे में प्रस्तुति देखेंगे कि क्या मई से अप्रैल तक रही है। इसमें पहला टॉपिक आता है इसरो का आरएलवी या एलईएक्स मिशन के बारे में। 2 अप्रैल 2023 को इसरो द्वारा दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान का स्वतः लैंडिंग मिशन सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। दोबारा उपयोग में लाए जाने वाला प्रक्षेपण यान स्वतः लैंडिंग मिशन सफलतापूर्वक संचालित किया गया। किसका यह मिशन है? इसरो का। इसरो ने डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के सहयोग से एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग, कर्नाटक से इस मिशन का संचालन किया। इस मिशन का संचालन किस जगह से हुआ? चित्रदुर्ग, कर्नाटक से। यह विश्व में पहली बार हुआ है जब एक पंख वाले यंत्र को हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग करने पर छोड़ा गया। यह सब विश्व में पहली बार हुआ है जब एक पंखे वाले यंत्र को हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। ऐसा विश्व में पहली बार हुआ है। आरएलवी ने भारतीय वायुसेना की एक चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी। मध्य हवा में आरएलवी को छोड़े जाने की क्रिया पूर्णतः स्वायत्त थी और आरएलवी ने तब एकीकृत नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करके स्वायत्त लैंडिंग अभ्यास पूर्ण किया। आरएलवी अनिवार्य रूप से एक अंतरिक्ष विमान है और इसरो ने मई 2016 में HEX हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट मिशन ने RLV-TD रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के पुनः प्रवेश का प्रदर्शन किया था। एक हाइपरसोनिक सब ऑप्टिकल वाहन के पुनः प्रवेश से पुनः प्रयोज्य वाहनों को विकसित करने में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई थी और RLV-TD में प्रक्षेपण यान या वायुयान दोनों की विशेषताएं शामिल हैं। इसरो का जो RLV LEX मिशन, यह दोबारा उपयोग में लाए जाने के लिए स्वतः लैंडिंग में सफल रहा है। दूसरा है कि यह चित्रदुर्ग, कर्नाटक से इस मिशन का संचालन किया गया और विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक पंख वाले यंत्र को हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और उसमें रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग करने के लिए छोड़ा गया। और आरएलवी अनिवार्य रूप से एक अंतरिक्ष विमान है। इसरो ने मई 2016 में HEX हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट मिशन में RLV-TD रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के पुनः प्रवेश का प्रदर्शन किया था। यह कब किया था? मई 2016 में, और प्रेजेंट में इसको सफल लैंडिंग इसमें कर ली गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है LVM-3 या M3 वन वेव इंडिया 2 मिशन के बारे में। 26 मार्च 2023 को इसरो के LVM-3 प्रक्षेपण यान की लगातार छठी उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह इसरो के LVM-3 प्रक्षेपण यान की कौन सी उड़ान है? छठवीं उड़ान। इसे SDSC या SAR श्रीहरिकोटा के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। इसके तहत वन वेव कंपनी के 36 उपग्रहों एवं 450 किलोमीटर वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया गया। LVM-S-M3 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने उपभोक्ता मेसर्स वन वेव UK के लिए संचालित किया गया दूसरा समर्पित व्यावसायिक उपग्रह मिशन था और इस मिशन के तहत LVM-3 कुल 5805 किलोग्राम वजनी पेलोड को अपने साथ लेकर गया है। ज्ञातव्य है कि वन वेव एक वैश्विक संचार नेटवर्क है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? LVM-3 यह प्रक्षेपण यान की लगातार 6वीं उड़ान है, जिसे 26 मार्च 2023 को यह संपन्न हुई। यह श्रीहरिकोटा में इसको प्रक्षेपित किया गया। इस वन वेव ग्रुप कंपनी के 36 उपग्रह और 450 किलोमीटर वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिए गए हैं और इस मिशन के तहत 5805 किलोग्राम वजनी पेलोड को अपने साथ लेकर गया है तथा यह वन वेव एक वैश्विक संचार नेटवर्क है। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, विश्व की प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट ट्रेरॉन फर्स्ट के बारे में।
22 मार्च 2023 को विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया, परंतु यह रॉकेट पृथ्वी की निम्न कक्षा में पहुंचने में विफल रहा। इस रॉकेट का विकास कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप रिलेटिविटी स्पेस द्वारा किया गया। यह रॉकेट 110 फीट लंबा 7.5 फीट व्यास वाला 3D प्रिंटेड रॉकेट था। मीथेन से संचालित इस रॉकेट का 85% द्रव्यमान मिश्र धातुओं से 3D प्रिंटेड है और टेरन फर्स्ट लॉन्च की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी 3D प्रिंटेड संरचना है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरन फर्स्ट फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया और यह पृथ्वी की निम्न कक्षा पहुंचने में विफल रहा तथा टेरन फर्स्ट लॉन्च करने की अब तक की यह सबसे बड़ी 3D प्रिंटेड संरचना है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट का नियंत्रित पुनर्वेश सफल। 7 मार्च 2023 को सेवा मुक्त किए गए मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट उपग्रह का पृथ्वी के वायुमंडल में नियंत्रित पुनः प्रवेश सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। इसके बाद यह उपग्रह को प्रशांत महासागर में उतारा गया और उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन करने के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में इस उपग्रह को 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। इसका प्रक्षेपण PSLV C-18 के द्वारा किया गया था। मूलतः इस उपग्रह का जीवन काल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, तथापि यह उपग्रह वर्ष 2021 तक उपयोगी आंकड़े उपलब्ध कराता रहा है तथा इसरो ने इस उपग्रह को अंतरिक्षीय कचरे को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के तहत पृथ्वी पर उतारा है। मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट के बारे में कि यह एक तो 7 मार्च 2023 को सेवा मुक्त किए गई मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट का उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में नियंत्रित पुनः प्रवेश का सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ तथा इसका प्रक्षेपण PSLV C-18 के द्वारा किया गया और यह इसका जीवन काल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है और इसरो ने इस उपग्रह को अंतरिक्षीय कचरे को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के तहत पृथ्वी पर उतारा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बना है। 3 फरवरी 2023 को घोषणा की गई कि वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के 12 नए उपग्रहों की खोज की। नासा के अनुसार वर्तमान में बृहस्पति के कुल 95 संख्या बढ़कर कुल 95 हो गई है। इस प्रकार बृहस्पति सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है और इस दृष्टि से शनि के 83 उपग्रहों के साथ वह दूसरे स्थान पर पहुंच गया। बृहस्पति के नए उपग्रहों की खोज वर्ष 2021 एवं 2022 के मध्य हवाई एवं चिली में स्थित दूरबीनों द्वारा की गई और इन नए उपग्रहों का आकार 0.6 मील से 2 मील की रेंज में है। उल्लेखनीय है कि बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रहों में आयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो शामिल है। सौरमंडल में उपग्रहों की संख्या, किस ग्रह में कितने उपग्रह हैं, इनके बारे में देखते हैं। बृहस्पति में 95 जो पहले रैंक पर है। फिर आता है शनि जो दूसरे स्थान पर है जिसके में ग्रहों की संख्या 83 है। फिर यूरेनस के 27 है, नेपच्यून के 14 है, मंगल के 2 है, पृथ्वी का 1 है और शुक्र का कोई ग्रह नहीं है। इसमें कुल टोटल 222 ग्रह हैं और बोना ग्रह प्लूटो के उपग्रह हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि बृहस्पति को सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह घोषित किया है, जिसमें वर्तमान में कुल उनकी संख्या 95 है, जिनमें प्रमुख 4 बड़े उपग्रह हैं। पहला आयो, फिर दूसरा यूरोपा, तीसरा गैनीमीड और कैलिस्टो इसमें शामिल है और दूसरे नंबर पर आता है शनि और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है और टोटल उपग्रह मिला के संख्या 222 है और बोना ग्रह प्लूटो के 5 उपग्रह हैं, इससे संबंधित है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक SSLV D2 या EOS 07 मिशन के बारे में। 10 फरवरी 2023 को SSLV की द्वितीय विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई। इस मिशन को SSLV D2 EOS 7 मिशन नाम दिया गया। इस मिशन के तहत SSLV D2 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन के तहत SSLV के माध्यम से 3 उपग्रहों को उनकी अभीष्ट कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया है, जिनमें से ये 3 उपग्रह हैं EOS 07, जानूस फर्स्ट और आज़ादी सेट 2। EOS 07 के बारे में EOS 07 इसरो द्वारा डिजाइन एवं विकसित एक भू प्रेक्षण उपग्रह है। इसका वजन 156.3 किलोग्राम है।
दूसरा आता है जानोस फर्स्ट। यह एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक स्मार्ट उपग्रह है और यह अमेरिकी कंपनी एंटारेस का उपग्रह है और जानोस फर्स्ट है 10.0 किलोग्राम वजनी उपग्रह है और विश्व का प्रथम क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। फिर आता है आजादी सेट 2 जो चेन्नई स्थित भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। इसका वजन लगभग 8.8 किलोग्राम है और यह विश्व में प्रथम अवसर था जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित 750 छात्राओं ने साथ मिलकर किसी उपग्रह के निर्माण में योगदान दिया और सभी महिला अवधारणा के साथ यह अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन था जिसका उद्देश्य स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एवं मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देना है। EOS-07 मिशन के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला तो ये द्वितीय विकासात्मक उड़ान इसकी संपन्न हुई 10 फरवरी 2023 को। इस मिशन को SSLV-D2 EOS-7 मिशन का नाम दिया गया। इस मिशन के तहत इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया और SSLV के माध्यम से 3 उपग्रहों को उनके अभिष्ट कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया जिसमें 3 उपग्रह हैं EOS-07, दूसरा आता है जानोस फर्स्ट और तीसरा आता है आजादी सेट 2 और सभी महिला अवधारणा के साथ यह अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन था जिसका उद्देश्य स्टेम में महिलाओं को बढ़ावा देना है। अब पढ़ते हैं अमीरात चंद्र मिशन के बारे में। 11 दिसंबर 2022 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अमीरात चंद्र मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए लक्षित यह पहला अरब मिशन है। इस मिशन के तहत राशिद रोवर को अप्रैल 2023 में चंद्रमा के उत्तर पूर्व में स्थित एटलस क्रेटर पर उतारा गया। कुर्सी के आकार के राशिद रोवर का वजन लगभग 10 किलोग्राम है। राशिद रोवर चंद्रमा की सतह पर एक ऐसे क्षेत्र पर उतारा जाएगा जिसका अभी तक भेजे गए किसी भी चंद्र अन्वेषण मिशन द्वारा अध्ययन या अन्वेषण नहीं किया गया। यह मिशन पूर्णतः 100% अमीरात इंजीनियरों के एक दल द्वारा UAE में डिजाइन व निर्मित किया गया है। इस मिशन हेतु दुबई स्थित मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने जापान की एक निजी कंपनी आई स्पेस इंक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अमीरात चंद्र मिशन के बारे में यह एक तो 11 दिसंबर 2022 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अमीरात चंद्र मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया और यह चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए लक्षित यह पहला अरब मिशन है और इस मिशन के तहत राशिद रोवर को अप्रैल 2023 में चंद्रमा के उत्तर पूर्व में स्थित एटलस क्रेटर में उतारा गया था और इस मिशन हेतु दुबई में स्थित मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने जापान की एक निजी कंपनी आई स्पेस इंक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक मिशन डियर मून के बारे में। दिसंबर 2022 में यूसाको माइजाबा ने पहले नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन के लिए विश्व भर में 10 मशहूर हस्तियों के चयन की घोषणा की। चयनित यात्रियों में एक भारतीय देव जोशी भी शामिल है। डियर मून मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री में मिशन में भूमिका अंतरिक्ष यान कमांडर की भूमिका यूसाको माइजाबा जो जापान की है, वह पेशे से उद्यमी है, इन्होंने निभाई। दूसरे सदस्य के तौर में स्टीव आओके जो संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं, जो डीजे निर्माता है। सदस्य जो टिम डोड जो USA के हैं, वह एक यूट्यूबर हैं। तीसरे सदस्य हैं एमी एडी जो चेक गणराज्य की हैं, जो पशु विषयक सृजन करता है। चौथे सदस्य हैं रियानन एडम जो आयरलैंड की हैं, जो फोटोग्राफिक आर्टिस्ट हैं। पांचवें सदस्य है करीम एलिया जो UK की हैं, जो एक फोटोग्राफर है। और नेक्स्ट सदस्य हैं ब्रैडन हॉल जो संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं, वह फिल्म निर्माता है। और यह जो सदस्य है देव जोशी, यह भारत की हैं, जो अभिनेता हैं। और सदस्य चोई सियोंग ह्यून जो दक्षिण कोरिया के हैं, वह संगीतज्ञ में विशेषज्ञ हैं। बैकअप सदस्य में है कैटिलिन फेरिंगटन जो USA की हैं, इसे स्नोबॉर्डर में उद्यमी है, इनका पेशा है। और बैकअप सदस्य में मियू जापान जो नर्तकी हैं, यह इनका पेशा है। मिशन में शामिल देव डी जोशी भारतीय अभिनेता एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं।
इन्होंने भारतीय सुपर हीरो बालवीर का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। डियर मून विश्व का पहला नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन है जिसकी कल्पना और वित्त पोषण जापानी अरबपति युसाकू माएजावा ने किया है, जो इसकी अंतरिक्ष यान की कमांडर है। इस मिशन की घोषणा सर्वप्रथम वर्ष 2018 में की गई थी और इसे 2023 में लॉन्च किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना के अंतर्गत स्पेस एक्स के स्टारशिप अंतरिक्ष यान का उपयोग इस निजी अंतरिक्ष उड़ान के लिए किया जाएगा। मिशन में शामिल सदस्य अंतरिक्ष यान में सवार होकर चंद्रमा की कक्षा में उसका परिक्रमण करेंगे। तत्पश्चात यह मिशन वापस पृथ्वी पर लौटेगा और इस मिशन के तहत सदस्य चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेंगे। मिशन डियर मून के बारे में, मिशन डियर मून की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला कि इसकी जो घोषणा की गई थी वह वर्ष 2018 में की गई थी और इसे 2023 में लॉन्च करने का प्रस्ताव किया गया और इस परियोजना के तहत स्पेसएक्स के स्टारशिप अंतरिक्ष यान का उपयोग इस निजी अंतरिक्ष उड़ान के लिए किया जाएगा और इस मिशन में जो इसकी अंतरिक्ष यान की कमांडर है वह युसाको माएजावा है, जो एक पेशे से उद्यमी और जापान की हैं और इसमें भारतीयों में शामिल है देव डी जोशी, जो भारतीय अभिनेता एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। और डियर मून विश्व का पहला नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन है जिसकी कल्पना और वित्त पोषण जापानी अरबपति युसाकू माएजावा ने किया है। इससे संबंधित पॉइंट है। अब पढ़ते हैं नासा चंद्र मिशन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के बारे में। आर्टेमिस सेकेंड नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का द्वितीय प्रस्तावित मिशन है। वर्ष 1972 में अपोलो 17 के बाद यह चंद्रमा हेतु पहला मानवयुक्त मिशन है। वर्ष 1972 में अपोलो 17 के बाद यह चंद्रमा हेतु पहला मानवयुक्त मिशन होगा। 3 अप्रैल 2023 को नासा ने आर्टेमिस सेकेंड चंद्र मिशन पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है, जिसमें नाम है पहला रीड वाइजमैन, दूसरा विक्टर ग्लोवर, तीसरा क्रिस्टीना हेम्बक कोच और चौथा जेरेमी हैंसन है। क्रिस्टीना कोच चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। जो उल्लेखनीय है कि वर्तमान में क्रिस्टीना कोच के नाम अंतरिक्ष में किसी महिला द्वारा सबसे लंबी या 128 दिन एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड दर्ज किया है और साथ ही वह पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा की गई स्पेस वॉक में शामिल थी। इसमें पहली अंतरिक्ष यात्री में क्या है, एक तो आर्टेमिस सेकेंड मिशन को नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के द्वितीय मिशन के तहत प्रस्तावित है और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसे वर्ष 1975 में अपोलो 17 के बाद यह चंद्रमा का पहला मानवयुक्त मिशन होगा और 3 अप्रैल 2023 को नासा ने आर्टेमिस सेकेंड चंद्र मिशन पर जाने के 4 अंतरिक्ष यात्रियों की नाम घोषित किए हैं, जिसमें पहले आते हैं रीड वाइजमैन, दूसरे विक्टर ग्लोवर, तीसरे आते हैं क्रिस्टीना हेम्बक कोच और चौथे आते हैं जेरेमी हैंसन। क्रिस्टीना कोच चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी और क्रिस्टीना कोच ने सबसे लंबी अवधि की एकल उड़ान वहाँ का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया गया है। अब आता है सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन। अप्रैल 2022 में MBRASC ने सबसे लंबे अरब अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की। ISS हेतु 6 माह लंबा यह मिशन 2 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया और नासा के तत्वाधान में स्पेस एक्स के क्रू 6 मिशन के अंग में एक अमीरात अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी को ISS में भेजा गया। यह दूसरा अवसर था जब अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु UAE द्वारा किसी अमीराती अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा गया। हज्जा अल मसूरी अंतरिक्ष में जाने वाली UAE की पहली व्यक्ति हैं और वर्ष 2021 में UAE अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के अंतर्गत पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री के रूप में नोरा अल तमरूसी का चुनाव करने की घोषणा की गई है। इससे संबंधित क्या है, एक तो यह है MBRASC ने सबसे लंबी अरब अंतरिक्ष यात्री मिशन की घोषणा की। इसे 2 मार्च 2023 को लॉन्च किया जाएगा तथा इसमें सुल्तान अल नयादी को जो एक अमीराती अंतरिक्ष यात्री हैं उनको ISS पर भेजा गया तथा यह हज्जा अल मसूरी अंतरिक्ष में जाने वाली UAE की पहली महिला है, प्रथम व्यक्ति हैं और वर्ष 2021 में UAE अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के तहत पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री के रूप में नोरा अल मतरूसी का चुनाव करने की घोषणा की गई है। अब पढ़ते हैं PSLV C-54 या EOS 06 मिशन के बारे में। 26 नवंबर 2022 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 56वीं उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
PSLV C-54 ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से सफल उड़ान भरी है। इसके पश्चात मुख्य उपग्रह EOS-06 और 8 नैनो उपग्रहों के 2 विभिन्न सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित कर दिया गया है। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित सबसे लंबी अवधि वाले मिशनों में से एक है। PSLV C-54 के द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह में आता है EOS-06, जिससे संबद्ध एजेंसी है UR राव उपग्रह केंद्र भारत, INS-2B UR राव उपग्रह केंद्र भारत, और आनंद पिक्ससेल भारत, थाईबोल्ट ध्रुव स्पेस भारत और एक्स्ट्रोकॉस्ट स्पेस फ्लाइट इंक USA। EOS-06 ओशनसैट श्रृंखला में तृतीय पीढ़ी का उपग्रह है और EOS-06 का पूरा नाम भू अवलोकन उपग्रह 6 रखा गया है। EOS-6 समुद्र के रंग की संबंधी आंकड़ों और समुद्री जल के तापमान तथा पवन गति संबंधी आंकड़ों का पर्यवेक्षण करेगा, जिसका उपयोग समुद्र विज्ञान, जलवायु तथा मौसम विज्ञान संबंधी अनुप्रयोगों में किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के दशक 2021 से 30 की शुरुआत के बाद से यह भारत का द्वारा किसी प्रमुख महासागरीय अनुसंधान उपग्रह का प्रथम प्रक्षेपण है। INS-2B इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान उपग्रह को इंडिया भूटान सेट के नाम से जाना जाता है। यह एक नैनो उपग्रह है। यह भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह है और यह इंडिया भूटान सेट भूटान का दूसरा उपग्रह है। ज्ञातव्य है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाने वाला भूटान का प्रथम नैनो उपग्रह भूटान फर्स्ट था। और भारत के संदर्भ में आनंद बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी पिक्ससेल द्वारा विकसित उपग्रह है और यह पिक्ससेल द्वारा विकसित तीसरा हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है। और अप्रैल 2022 में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा पिक्सेल के शकुंतला नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया और इसी के साथ पिक्सेल सेल किसी व्यावसायिक उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाली प्रथम भारतीय निजी कंपनी बन गई थी। इस मिशन के तहत थाईबोल्ट फर्स्ट और थाईबोल्ट सेकेंड नामक 2 रेडियो संचार नैनो उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया और इस नैनो उपग्रहों को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद ने डिजाइन एवं विकसित किया है। एस्ट्रोकॉस्ट इंटरनेट ऑफ थिंग हेतु एक प्रौद्योगिकी उपग्रह प्रदर्शक उपग्रह है, जिसके तहत अंतर्गत 4 एस्ट्रोकॉस्ट उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट PSLV C-54 से संबंधित क्या क्या पॉइंट है। पहला तो ये कि यह PSLV C-54 है और इसका नाम है और यह इसकी 56वीं उड़ान है और इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष लॉन्च पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से प्रथम लॉन्च पैड में उड़ान भरी है, जो पृथ्वी के 2 विभिन्न सूर्यतुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा। PSLV द्वारा प्रक्षेपित किए गए उपग्रह में पहला आता है EOS-06, जो UR राव उपग्रह केंद्र भारत से संबंधित है। दूसरा आता है INS-2B, तीसरा आता है आनंद और चौथा आता है थाईबोल्ट और पांचवा आता है एक्स्ट्रोकॉस्ट। ये इसके अंतर्गत उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। EOS-06 ओशनसैट श्रृंखला में तृतीय पीढ़ी का एक उपग्रह है और INS-2B इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान उपग्रह को इंडिया भूटान सेट के नाम से जाना जाता है। यह भूटान का दूसरा उपग्रह होगा तथा यह आनंद बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी पिक्ससेल द्वारा विकसित उपग्रह है। और फिर आता है ये थाईबोल्ट जो है वह इस मिशन के तहत थाईबोल्ट फर्स्ट तथा थाईबोल्ट सेकेंड नामक 2 रेडियो संचार नैनो उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। फिर आता है एस्ट्रोकॉस्ट को इंटरनेट ऑफ थिंग हेतु एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह के रूप में प्रक्षेपित किया गया है, जिसमें 4 एस्ट्रोसैट उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है कौन सा कि ये तो ये 56वीं उड़ान है और इसके यह श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थापित ऐसे लॉन्च पैड से सफल उड़ान भरी। इसके अंतर्गत प्रक्षेपित उपग्रह में EOS-06, INS-2B, आनंद, थाईबोल्ट, एस्ट्रोकॉस्ट। EOS-06 जो है वह तृतीय पीढ़ी का उपग्रह है और INS-2B इंडिया भूटान सेट के नाम से जाना जाता है, जिसे आनंद बेंगलुरु जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक स्टार्टअप कंपनी पिक्सेल द्वारा विकसित किया गया उपग्रह है। थाईबोल्ट फर्स्ट और थाईबोल्ट सेकेंड नामक 2 रेडियो संचार नैनो उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा और जो एस्ट्रोक्रास्ट है वह इंटरनेट ऑफ थिंग के हेतु एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आता है विक्रम S, भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान।
18 नवंबर 2022 को विक्रम एस रॉकेट का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस रॉकेट का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण परिषद से किया गया। मैसर्स स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस रॉकेट का मिशन प्रारंभ के तहत प्रक्षेपित किया गया और निजी क्षेत्रों द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किसी रॉकेट का यह भारत का प्रथम प्रक्षेपण था। यह मिशन अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त नोडल एजेंसी द्वारा प्राधिकृत था। विक्रम एस रॉकेट को बेहद कम समय में प्रक्षेपण के लिए तैयार करने इसरो के विभिन्न केंद्रों तथा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार ISTRAC इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, स्काई रूट टीम तथा इन स्पेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें किस किस की इसरो के विभिन्न केंद्रों में कौन कौन शामिल रहा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और स्काई रूट टीम तथा इन स्पेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विक्रम एस अपने साथ अंतरिक्ष में कुल 3 पेलोड को लेकर गया, जिनमें एक विदेशी ग्राहक का पेलोड शामिल है। विक्रम एस अपने साथ जिन 3 उपग्रहों को पेलोड के लिए लेकर गया, उसमें पहला आता है स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई, दूसरा आता है इन स्पेस टेक इंडिया आंध्र प्रदेश, तीसरा आता है बाजो मेक BAZOOMQ जो आर्मीनिया का है। विक्रम एस द्वारा स्पेस किड्स इंडिया के फनसेट नामक उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है, जो लगभग 2.5 वजनी फनसेट को भारत, अमेरिका, UAE, मलेशिया, सिंगापुर तथा इंडोनेशिया के 100 से अधिक छात्रों द्वारा विकसित किया गया और फनसेट एक छात्र उपग्रह है। इसके अतिरिक्त विक्रम एस में इन स्पेस टेक इंडिया के लक्ष्य सेट 2 नामक उपग्रह तथा बाजो में मॉक्यू स्पेस रिसर्च लैब के क्यूबसेट को प्रक्षेपित किया गया। इसमें हम विक्रम एस के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। विक्रम एस भारत का पहला निजी प्रमोचन यान है। इस रॉकेट का विकास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र के एक गैर सरकारी संस्थान या स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया गया। विक्रम एस में एस का मतलब है सब ऑर्बिटल, एकल चरणीय सिंगल स्टेज या ठोस प्रणोदन सोलर प्रोपेलेंट और चालित और उपकक्षीय रॉकेट है। विक्रम एस विश्व के कुछ चुनिंदा पूर्ण कंपोजिट प्रक्षेपण यानों में से एक है तथा इसके विकास में लगभग 2 वर्षों का समय लगा तथा विक्रम रॉकेट श्रृंखला नामकरण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर किया गया और विशेष रूप से मॉड्यूलर अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान की एक श्रृंखला है जिसे लघु उपग्रह बाजार हेतु डिजाइन किया जाता है। इसकी क्या विशेषता है विक्रम एस की? यह पहला तो यह भारत का एक प्रथम निजी प्रमोशन यान है जिसका जो एक गैर सरकारी संस्थान स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया गया है। विक्रम एस जो ठोस प्रणोदक चालित उपकक्षीय रॉकेट है और यह लगभग 2 वर्षों का समय लगा है इसके विकास के लिए और इसका नामकरण डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर किया गया है तथा यह एक लघु उपग्रह का बाजार हेतु डिजाइन किया गया है। विक्रम एस की विशेषताओं में इसका द्रव्यमान 545 किलोग्राम होता है, इसकी लंबाई 6 मीटर होती है, व्यास 0.75 मीटर होता है, अधिकतम गति 5 मैक होती है और पेलोड क्षमता 83 किलोग्राम होता है। और विक्रम एस के बारे में विशेषता है। विक्रम एस के द्वारा भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित किया गया जो आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से किया गया और इसमें मैसर्स स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा इस रॉकेट को मिशन प्रारंभ करने के लिए प्रक्षेपित किया गया है। इसके अंतर्गत 3 पेलोड को लेकर किया गया है। यह अंतरिक्ष के कुल 3 पेलोड को लेकर किया गया है जिसमें एक विदेशी ग्राहक का पेलोड भी शामिल किया गया है। विक्रम एस अपने साथ जिन 3 ग्राहकों के पेलोड को ले गया है उनमें पहला आता है स्पेस किड्स इंडिया, दूसरा आता है एन स्पेस टेक इंडिया और आंध्र प्रदेश और तीसरा आता है बजाओ में क्यू BAZOOMQ आर्मेनिया का। ये 3 इसके अंतर्गत पेलोड 3 ग्राहक पेलोड आते हैं जिसमें जो इस विक्रम एस द्वारा स्पेस किड्स इंडिया के फनटेक नामक उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। जो स्पेस किड्स इंडिया का है वह फनटेक उपग्रह है जो उपग्रह है जो एक छात्र उपग्रह है और विक्रम एस में जो एन स्पेस टेक इंडिया के लक्ष्य सेट 2 नामक उपग्रह और BAZOOMQ स्पेस रिसर्च लैब के क्यूबसेट को प्रक्षेपित किया गया है।
अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है LVM-3 या M2 वन वेब इंडिया फर्स्ट मिशन के बारे में। GSLV मैक थर्ड एक त्रिचरणीय प्रक्षेपण यान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने GSLV मैक थर्ड के नाम परिवर्तित कर दिया गया है। GSLV मैक थर्ड को LVM थर्ड या लॉन्च व्हीकल मैक थर्ड के नाम से जाना जाएगा। 23 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार्ड के द्वितीय लॉन्च पैड से LVM थर्ड का प्रक्षेपण यान सफलतापूर्वक किया गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में जैसे ये GSLV मैक थर्ड को LVM थर्ड का नाम जो दिया गया है, तो ये पूछा जा सकता है कि LVM थर्ड क्या है, और अगर आप इससे अपडेट नहीं रहेंगे तो आपको इसमें आप गलत कर सकते हैं। इस प्रक्षेपण के तहत कुल 23 उपग्रहों को उसकी निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। LVM थर्ड का पहला व्यावसायिक मिशन है और जिसमें 36 वेब उपग्रहों के साथ LVM थर्ड का यह पहला बहु उपग्रह मिशन था। यह पृथ्वी की निम्न कक्षा में LVM थर्ड का प्रथम प्रक्षेपण है तथा यह 6 टन वजनी है और यह भारतीय रॉकेट की पहली उड़ान थी तथा यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक पहला मिशन है तथा यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या अंतरिक्ष विभाग के साथ यह पहला वेब मिशन था। LVM थर्ड की दूसरी परिचालनात्मक उड़ान थी तथा इस मिशन को NSIL तथा UK स्थित एक कंपनी मैसर्स नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड के मध्य वाणिज्यिक व्यवस्था के अंग के रूप में संचालित किया जाता है। जो मिशन के तहत 36 वन वेब जनरेशन फर्स्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है और इस प्रक्षेपण में सभी 36 उपग्रहों का कुल वजन 5796 किलोग्राम किया गया था और इस प्रक्षेपण के साथ LVM थर्ड ने वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा बाजार में प्रवेश कर दिया है। LVM थर्ड के बारे में जो शॉर्ट में देखते हैं। LVM थर्ड M2 वन वेब इंडिया मिशन यह एक त्रिचरणीय प्रक्षेपण यान है जो इसरो ने GSLV मैक थर्ड का नाम परिवर्तित कर दिया है, जो GSLV मैक थर्ड की जगह LVM थर्ड होगा, लॉन्च व्हीकल मैक थर्ड होगा। और इसे 23 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार्ड के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया और यह 36 उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित करेगा और यह एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला मिशन है तथा यह पहला वन वेब मिशन भी है और यह UK स्थित कंपनी मैसर्स नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड के मध्य हुई वाणिज्यिक व्यवस्था के अंग के रूप में संचालित किया गया है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आता है PSLV C-53 के बारे में या DSEO मिशन। 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV C-53 या DSEO मिशन का प्रक्षेपण किया गया। इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार्ड के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा दूसरा पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2021 में प्रक्षेपित PSLV C-51 अमेजोनिया फर्स्ट मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित पहला पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था। यह PSLV 55वां PSLV के कॉर अलोन संस्करण का 15वां मिशन है। इस मिशन के तहत PSLV 53 में सिंगापुर के 3 उपग्रहों जिसमें 570 किलोमीटर की ऊंचाई वाले वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया गया है, जिसमें पहला है DSEO, दूसरा है न्यू सार, तीसरा है स्कोप फर्स्ट। DSEO एक षष्ठकोणीय आकार का भू अवलोकन उपग्रह है जिसका वजन 367 किलोग्राम है। न्यू सार एक सिंथेटिक अपर्चर रडार माइक्रो उपग्रह है और इसरो के अनुसार इसका वजन 155 किलोग्राम है और यह सिंगापुर का प्रथम स्थानीय रूप से विकसित सिंथेटिक अपर्चर रडार माइक्रोसेट है। और स्कोप फर्स्ट यह नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर द्वारा निर्मित एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है। इसरो के अनुसार इसका वजन 2.8 किलोग्राम है। मिशन में PSLV के चौथे चरण का उपयोग स्थिर कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में किया गया है। यह पहला अवसर है जब PS4 चरण एक स्थिर प्लेटफॉर्म के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इस मिशन के तहत इसरो ने उपग्रहों को स्थापित करने के बाद भी रॉकेट के चौथे चरण को सक्रिय रखकर उसकी उपयोगिता का प्रदर्शन किया। मिशन के तहत PSLV C-53 के चौथे चरण को सौर पैनल एवं लिथियम आयन बैटरियों से लैस किया गया है ताकि वह उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के बाद भी सक्रिय रह सके। इसे PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल नाम दिया गया है।
PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के माध्यम से कुल 6 पेलोड को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा तथा इसमें 2 पेलोड अंतरिक्षीय क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप्स मेसर्स दिगंतारा तथा मेसर्स ध्रुव स्पेस के थे। इसरो ने PS4 को एक कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग करने की क्षमता का प्रदर्शन सर्वप्रथम जनवरी 2019 में किया था और उस मिशन के अंतर्गत छात्रों द्वारा निर्मित उपग्रह कलाम सेट V2 को PSLV के चौथे चरण का एक कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग करने वाले प्रथम उपग्रह होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि PSLV एक 4 चरणीय रॉकेट है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं PSLV C-53 में। पहला कि यह मिशन एक भारतीय इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है और यह कहाँ से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, और यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन है। और इसके पहले फरवरी 2021 में PSLV C-51 के द्वारा अमेजोनिया फर्स्ट मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित पहला पूर्ण वाणिज्यिक मिशन था। और PSLV का यह 55वां मिशन है। जो PSLV 53 है वह इसका 55वां मिशन है तथा कोर एलोन का है 15वां मिशन है। इसमें सिंगापुर के 3 उपग्रहों को ऊंचाई तक स्थापित किया जाएगा, जिसमें पहला आता है DSEO, दूसरा आता है नियोसार और तीसरा आता है स्कोप फर्स्ट। यह प्रथम अवसर है जिसमें PS4 चरण के एक स्थिर प्लेटफॉर्म के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और इस मिशन में के चौथे चरण में सौर पैनल और लिथियम आयन बैटरी से लैस किया गया है ताकि वह उपग्रहों में कक्षा स्थापित करने के लिए सक्रिय हो सके। इसमें कुल 6 पेलोड अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, जिसमें 2 पेलोड अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप्स जैसे मेसर्स दिगतारा और दूसरा है मेसर्स ध्रुव तारा के हैं। और PS4 को एक कक्षीय प्लेटफॉर्म के उपयोग के रूप में क्षमता प्रदर्शन के लिए जनवरी 2019 में सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। और इस मिशन के तहत कलाम सेट V2 को PSLV के चौथे चरण में एक कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग करने वाले प्रथम उपग्रह होने का गौरव प्राप्त हुआ था। और PSLV एक 4 चरणीय रॉकेट है। ये इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और उसको बार बार याद कीजिए या फिर वीडियो को बार बार देखते रहिए और रिपीट करते रहिए, जिससे ये याद होगा। अब पढ़ते हैं स्पार्क, भारत का प्रथम अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय। 10 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारत के प्रथम अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय को लॉन्च किया। इसे स्पार्क नाम दिया गया। इस प्लेटफॉर्म पर इसरो के प्रमोचक रॉकेटों, उपग्रहों एवं वैज्ञानिक मिशनों से संबंधित दस्तावेज, चित्र एवं वीडियो मौजूद हैं। इंडिया फर्स्ट स्पेस थीम्ड वर्चुअल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया, किसके द्वारा किया गया? यह इसरो के द्वारा किया गया है और इसका नाम क्या दिया गया है? स्पार्क्स। अब पढ़ते हैं GSAT-24 के बारे में। GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण। 23 जून 2022 को एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट का प्रक्षेपण कोरू, फ्रेंच गुयाना में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस मिशन के तहत 2 दूरसंचार उपग्रहों जिसमें GSAT-24 और MEA SAT 3D को भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया। GSAT-24 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित एक उपग्रह है जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वामित्व एवं संचालित वित्त पोषित है। यह उपग्रह अपने साथ 24 क्यू बैंड ट्रांसपोंडरों को लेकर गया है और इस उपग्रह का वजन 4181.3 किलोग्राम है तथा मिशन का जीवन काल 15 वर्ष है। और इस उपग्रह का व्यावसायिक उपभोक्ता मेसर्स टाटा प्ले है और यह उपग्रह देश के DTH डायरेक्ट टू होम संचार आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और GSAT-24 उच्च गुणवत्ता की टेलीविजन, दूरसंचार तथा प्रसारण सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि GSAT-24 अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार के पश्चात NSIL का प्रथम मांग प्रेरित उपग्रह मिशन है और इस मिशन में 30 जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में दूरगामी सुधारों को मंजूरी प्रदान की है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना था। और MEA SAT 3D मलेशिया के उपग्रह संचालक MEA SAT का उपग्रह है और यह एरियन स्पेस द्वारा प्रक्षेपित मलेशिया का चौथा उपग्रह है और यह एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा निर्मित एक बहुआयामी दूरसंचार उपग्रह है। इस GSAT-24 से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला कि यह एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट का 5 का प्रक्षेपण कोरू, फ्रेंच गुयाना, दक्षिण अमेरिका से किया गया।
इसके तहत दो दूर संचार उपग्रहों GSAT-24 और MESAT-3D को भू स्थिर कक्षा में स्थापित कर दिया गया और यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वामित्व एवं संचालित और वित्त पोषित है और यह उपग्रह देश के DTH संचार उपग्रहों की पूर्ति करेगा और यह MESAT-3D मलेशिया के उपग्रह संचालक MESAT का उपग्रह है जो मलेशिया का चौथा उपग्रह है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब पढ़ते हैं SSLV की प्रथम उड़ान। 7 अगस्त 2022 को SSLV की प्रथम विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई। SSLV D1 EOS-02 मिशन संपन्न हुई। इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन में 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है जिसमें आता है EOS-02 और आज़ादी सेट। इस मिशन में 2 उपग्रहों को भूमध्य रेखा से लगभग 356 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वृत्ताकार निम्न भूकक्षा में स्थापित किया जाना था। हालांकि यह मिशन दोनों उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित करने में असफल रहा। SSLV D1 ने उपग्रहों को वृत्ताकार कक्षा की बजाय दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया है और यह दोनों उपग्रहों को काम में अपने आने लायक नहीं है। EOS-02 के बारे में EOS-02 इसरो द्वारा डिजाइन किया गया एक भू प्रक्षेपण उपग्रह है और यह उच्च स्थानिक विभेदन क्षमता से लैस एक प्रायोगिक ऑप्टिकल सुदूर संवेदन उपग्रह है। माइक्रोसैट श्रृंखला का यह उपग्रह उच्च स्थानिक विभेदन के साथ अवरक्त बैंड में उन्नत प्रकाशिक सुदूर संवेदन प्रचालन उपलब्ध करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका वजन 145 किलोग्राम है। आज़ादी सेट 2 के बारे में आज़ादी सेट 2 यह एक 8U क्यूबैट है जिसका भार 8 किलोग्राम है। भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्पेस किड्स इंडिया नामक स्टार्टअप्स ने इस नैनो उपग्रह के निर्माण की पहल की। इसके अंतर्गत 75 अलग अलग नीति भार शामिल हैं जिसमें प्रत्येक का भार लगभग 50 ग्राम है और यह FAME-2 परीक्षण संचालित करने के लिए लक्षित किया गया है। SSLV के बारे में पढ़ते हैं। SSLV क्या है? यह एक नया प्रक्षेपण यान है। इसरो का नया प्रक्षेपण यान है। यह उभरते हुए वैश्विक लघु उपग्रह प्रमोशन सेवा बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसरो ने SSLV का विकास किया है। इसका पूर्ण रूप लघु उपग्रह प्रमोशन वाहन है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसकी ऊंचाई 35 मीटर, व्यास 2 मीटर, उत्पादन द्रव्यमान 120 टन और यह 10 से 500 किलोग्राम भार के तक के छोटे सूक्ष्म और नैनो उपग्रहों को 500 किलोमीटर की ग्रहीय कक्षा में प्रमोचित करने के लिए सक्षम है। SSLV एक त्रिचरणीय रॉकेट है और जिसके सभी चरण ठोस प्रणोदक युक्त होते हैं और यह एक मांग आधारित प्रमोशन के आधार पर प्रमोशन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया। यह इसरो का एक नया प्रक्षेपण यान है जो लघु उपग्रह प्रमोशन सेवा बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया गया है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसके अंतर्गत हाल ही में जो 7 अगस्त 2022 को प्रथम विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई और जिसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। इसके अंतर्गत 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया जिसमें पहला आता है EOS-02 और दूसरा आता है आज़ादी सेट। EOS-02 को भू प्रक्षेपण एक उपग्रह है जिसको EOS-02 को इसरो द्वारा डिजाइन किया गया है और जो आज़ादी सेट 2 है वह 8U क्यूबसैट है जिसे भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्पेस किड्स इंडिया नामक स्टार्टअप्स ने इस नैनो उपग्रह का निर्माण करने की पहल की है। ये यहाँ पर SSLV से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है। अब यहाँ पर हमारा खगोलीय प्रौद्योगिकी से संबंधित जो टॉपिक है वो फिनिश होता है और नेक्स्ट क्लास में हम तकनीकी और प्रौद्योगिकी के बारे में देखेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।